एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज है बेटा 29th और 30th का न्यूज़पेपर, दैट इज द इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें आज सबसे पहली न्यूज़ है, दिस इज रिगार्डिंग इकोनॉमी। और इकोनॉमी में आप ध्यान रखना, चाइना में एक कंपनी है दैट इज प्रॉपर्टी डेवलपर, उसका नाम है एवरग्रैंड। और ये न्यूज़ में है because it was once one of the biggest companies in China that were delisted from Hong Kong Stock Exchange। अब जो है इसको delist कर दिया गया था स्टॉक एक्सचेंज में से। 2018 के अंदर Evergrande was the world's most valuable real estate company। Now this is very important fact। By 2021 it had collapsed in spectacular fashion। 2021 में properly ये collapse हो गई थी। At the time of its collapse, Evergrande has more than 1300 incomplete projects across 280 cities in China। Because China obviously communist country है, तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि इनकी इंटरनल इकोनॉमी में विद इन देयर कंट्री क्या चल रहा है। इस तरह की कोई भी न्यूज़ आपको पता है ना बाहर आ सकती है, और ना ही बाहर की जो न्यूज़ है वो इनके सिटीजन तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी कुछ हमारे पास जो है ऐसे सोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे ये एक लिजी सी ली है, तो ये खुद ये सारे फैक्ट्स को आज बता रही हैं कि व्हाट वाज हैपेंड एट दैट टाइम। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ Evergrande dizzying rise? Evergrande story is intertwined with China's urbanization boom। तो मेंस में डेफिनेटली आपको इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है, या आप खुद अर्बनाइजेशन या इन कॉन्टेक्स्ट में आप इसका खुद से रेफरेंस कर सकते हो। तो ये अर्बनाइजेशन बूम जब हुआ उस टाइम पे ये बेसिकली कंपनी आई, एंड द फाउंडर ऑफ कंपनी यूके यान, हु इज नाउ 66 ईयर ओल्ड, रोज फ्रॉम पॉवर्टी टू इवन जो है आपका वंस इन अ जनरेशन बेसिकली वेव इन द कंट्रीज रियल एस्टेट सेक्टर। तो एकदम से बूम आई और बहुत ज्यादा रिच हो गए इसमें, एंड द बूम वाज ड्यू टू ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम द कंट्री साइड टू सिटीज। और हुआ क्यों? अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्री साइड से सिटीज की तरफ को जा रही थी, एंड अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर हाउसिंग, जिससे कि हाउसिंग की डिमांड बढ़ी, एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट दैट रिवॉर्डेड अग्रेसिव एक्सपेंशन। Now, according to data from the World Bank, from 1960 to 80, the share of urban population in China's total population grew from about 16 to 20%. लेकिन 1990 ये हुआ 26%, by the end of 2000 ये हुआ 36%, and by 2024 66% ये हो गया है। Now, another frequent quoted statistics is that China used more cement between 2011 to 13 than United States did in the entire 20th century। So that means इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चाइना में हुआ। So Evergrande stepped into this context and perfected the high leverage, high turnover model, buy land at scale, pre-sell apartments, use cash flow, और उस cash flow का इस्तेमाल किया for the next wave। Now later on, the company diversified into everything from healthcare to finance and even sports, buying the Guangzhou Football Club also। At its peak in 2017, Evergrande was valued at nearly इनका जो है $400 billion, जिसको अगर हम एग्जैक्टली डॉलर के अंदर काउंट करें तो $51 billion की इक्विटी ये हो जाता है, एंड दिस सिंबलाइजिंग चाइना's रियल एस्टेट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल। एंड व्हाट लेड टू इट्स डाउनफॉल? अब क्या दिक्कत कहाँ पे हुई? द अनरेवलिंग वाज इयर्स इन द मेकिंग, एंड उसके अंदर फिर जब आपका चाइनीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 रेड लाइन पॉलिसी इन 2020, तो 2020 के अंदर चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया एज एन अटेम्प्ट टू डिसिप्लिन ओवर लिवरेज डेवलपर्स बाय मेकिंग द कंडीशंस फॉर बोरोइंग स्ट्रिक्टर। तो कुछ जो है वो आपके बिल्डर्स जो थे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे, तो उनके लिए बोरोइंग जो है वो कम की गई, एंड दैट पॉलिसी वाज प्रॉक्सिमेट ट्रिगर कटिंग ऑफ द चीप क्रेडिट दैट Evergrande एंड अदर डेवलपर्स डिपेंड अपॉन। सो दिस इज एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। और किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अमीर बनाने से कभी भी किसी कंट्री का फायदा नहीं हो सकता। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप आपका इतना अमीर बनता जा रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खुद से ही कंट्रोल किया, और उसकी बोरोइंग पावर को जब क्रॉस किया, खत्म किया, जो चीप क्रेडिट लेते थे, एंड अदर डेवलपर्स डिपेंड ऑन, बट द डीपर प्रॉब्लम वर स्ट्रक्चर। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी? स्ट्रक्चरल थी। क्या? डिमांड फॉर हाउसिंग हैड बीन स्लोइंग, डिमांड धीमे धीमे कम होती गई एज डेमोग्राफी शिफ्टेड टू एन एजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि इनिशियली तो ऑब्वियसली आपकी अर्बनाइजेशन हुई तो डिमांड वाज क्वाइट हाई, लेकिन धीमे धीमे जो है चाइना में वैसे भी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एजिंग जो है वो इनकी मेन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोग जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं,
तो एजिंग पॉपुलेशन आई एंड मैनी अर्बन हाउसहोल्ड्स ऑलरेडी ओन्ड मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और जो ऑलरेडी अर्बन लोग थे उनके पास पहले से ही प्रॉपर्टी थी ही। नाउ एवरग्रैंड रिलाइड ऑन परपेचुअल प्री सेल, लेकिन वो फिर से प्री सेल वाली पॉलिसी पे ही चल रहा है एवरग्रैंड, वेयर इट वुड यूज द मनी टू इमीडिएटली स्टार्ट डेवलपिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। लोगों से पैसा लेने से ही आगे, सेल अभी चीज बनी नहीं है लेकिन उसको सेल कर दिया, उस पैसे से ही आगे जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट करी। और इन एडिशन टू द थिन कैश बफर दिस मेड इट यूनिकली वल्नरेबल वंस क्रेडिट बिकेम टाइटल, और आगे क्रेडिट जो है वो उसको मिल नहीं रहा है गवर्नमेंट से। And today there is a glut of millions of empty houses as well as many unfinished projects across China। तो आपको चाइना में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि अभी जो है अनफिनिश्ड है, प्रॉपर भी डेवलप ही नहीं हो पाई, घर अभी बने ही नहीं है। Now what is meant by Evergrande's collapse? What does the delisting of its stock indicate about its future? Now collapse does not mean liquidation overnight, इसका मतलब नहीं कि एकदम से रातों रात ही कंपनी खत्म हो गई। It has been a drawn out process and Evergrande defaulted on its offshore debt, saw its chairman investigated for fraud and has been under court order liquidation। तो ऑब्वियसली फ्रॉड में भी फिर ऐसी कंपनी फंसती ही है, और ऑफशोर जो डेट है वो इसका बहुत ज्यादा है। सो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्टेड आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ सस्पेंडेड ट्रेडिंग, पहले ट्रेड को सस्पेंड किया 18 मंथ के बाद, फिर उसको अभी डिलिस्ट किया, एंड दिस इज सिंबॉलिक एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ एवरग्रैंड एज अ पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी। अब ये पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी डेफिनेटली नहीं है, and however its obligations remain enormous, debt restructuring is ongoing, liquidation managers are pursuing asset recovery, lawsuits are mounting। According to Reuters report, liquidation says that they have sold $255 million of the firm's asset 18 months में उन्होंने बेच के into the liquidation process, but received creditors claim totally 45 million only। The government's role has been selective ensuring housing delivery for ordinary buyer by leaving creditors to absorb losses। तो क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दिया था उनका नुकसान डेफिनेटली अभी भी चल रहा है। Now what have been the spillover effect of China की ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा? Evergrande was not the only domino to fall in China's real estate crisis, but it was the biggest piece, सबसे बड़ी उनकी कंपनी थी to fall with spectacular scale। Now the other major companies हैं including your कंट्री गार्डन हैज ऑल्सो स्टम्बल, तो इससे साथ ही बाकी कंपनीज भी जो हैं वो घाटे में गई। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल इज द वे इन व्हिच द प्रॉपर्टी सेक्टर्स डाउनटर्न ब्लेड इनटू द ब्रॉडर इकोनॉमी। कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो गया, हर्ट स्टील एंड सीमेंट, लोकल गवर्नमेंट लॉस्ट वाइटल लैंड स्केल सेल रेवेन्यू ऑल्सो, हाउसहोल्ड वेल्थ टाइड अप इन प्रॉपर्टी इरोडेड कॉन्फिडेंस। लोगों का पैसा जो है डूबा, कॉन्फिडेंस खत्म हुआ। Today, policymakers are trying to stabilize the sector, shifting focus on complementing unfinished projects and easing mortgage rules, but they are not reviving the old model of perpetual expansion। Now, even in the most optimistic scenario, the bottoming out of property market prices will not materialize until late next year, and with the sector shrinking, era of China's growth has definitely ended। तो इसका मतलब Chinese economy काफी ज्यादा इससे हर्ट हुई है। Is the Evergrande crisis comparable to collapse of the investment bank that triggered 2008 financial crisis? ये आपकी की स्टेटमेंट हो सकती है फॉर प्री और मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या इसके सिमिलर ही था? द लेमैन कंपैरिजन कैप्चर्स द ड्रामा बट मिसेस की डिफरेंसेस। तो वो लेमैन क्राइसिस था, थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन काफी डिफरेंसेस भी है। लेमैन्स कोलैप्स ट्रिगर्ड ए ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन, बिकॉज उससे ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया था, राइट, बिकॉज उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, and because of the way its debts were interwoven with the global banking system। And Evergrande by contrast has been managed through a slow motion state guided unwinding। तो इसमें आपका गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहा, तो इस वजह से इतना इम्पैक्ट पूरी दुनिया में नहीं आया। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एल्वेजर मार्शल वेटरन ऑफ लेमैन्स रिस्ट्रक्चरिंग शोज द complexity of the case, but Beijing has worked to firewall systemic contagion। तो बीजिंग ने इसको अच्छे से हैंडल करा, इस वजह से इसका स्पिलओवर इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे नहीं है। So far it has worked on China's banking system remains stable, crisis has been largely ring fenced with the country and as opposed to escalating into the global financial crisis। Now the Evergrande episode is less a Chinese Lehman moment and more of a reckoning with the limit of China's debt fuel। डेट सही से नहीं देते थे, प्रॉपर्टी सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल का नुकसान है, एंड इट्स अ सोबरिंग लेसन दैट China's growth playbook has run out of road। The challenge to transition into the healthier, more sustainable path is extremely daunting। तो अभी इससे बाकी कंट्रीज को भी थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। तो ये कंपनी कौन सी है, क्या इशू है, कौन से कंट्री में हुआ, ये सारी बातें आप लर्न करो फॉर TCS प्रीलिम्स। नेक्स्ट बेटा, अभी आप अगस्त 29 जो है
आप सबको पता ही है इसको हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज अवर नेशनल स्पोर्ट्स डे और इस दिन जो है क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी। और इस बार भी वैसे ही जो है ये सेलिब्रेट की गई और आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद के बारे में। और प्रीलिम्स के लिए भी डेफिनेटली आपको इस पे स्टेटमेंट्स जो है वो आ सकती हैं। सो ध्यानचंद was a former Indian field hockey player and captain. He is considered to be one of the best Indian and world level hockey player. He was a member of Indian hockey team that won the Olympic gold medal 3 times. 1928 Amsterdam Olympics, 1932 Los Angeles Olympics, 1936 Berlin Olympics. याद रखना है आपने, इसमें ईयर्स भी आपको याद करनी पड़ेंगे बिकॉज वो आपको गलत ईयर देख के भी पूछ सकता है। Then his birth date is celebrated as National Sports Day in India. He is called the magician of hockey and he scored more than 1000 goals in playing career. तो इनको जादूगर, हॉकी का जादूगर बोला जाता था। Why? When he used to play on field, it seemed as if the ball would stick to his hockey stick. जैसे कि हॉकी के साथ जो उनकी बॉल है वो चिपकी हुई है और बहुत बार चेक करके भी देखा जाता था कि कहीं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं डाला गया है। But he was such a profound player. And he was awarded India's prestigious civilian award like Padma Bhushan 1956 और बहुत बार डिमांड हो चुकी है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए because he deserved the most. Now apart from this, many organizations and famous people have been demanding to honor him with Bharat Ratna from time to time. और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनसे इतनी ज़्यादा fascination हुई by his skills कि German emperor like Rudolf Hitler had offered him to play for Germany कि आप जर्मनी के लिए खेलो, but ध्यानचंद always considered playing for India to be the biggest honor. And a statue of Dhyanchand was installed in Vienna with 4 hockey sticks in his 4 hands. 4 hands दिखाए गए हैं showing his power, right? Showing how great a player Dhyanchand was. तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये बिलोंग टू यूपी से थे ये, राइट? और ये आपके कि कब इन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया, ये आप करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस फैक्ट्स को ध्यान में रखना। नेक्स्ट बेटा है हमारा अगेन रिलेटिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समुद्रयान। नाउ अर्लियर दिस मंथ 2 इंडियन एक्वानॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स जैसे होते हैं वैसे ही एक्वानॉट्स भी एक टर्म है, ट्रैवल डीप इनटू द अटलांटिक ओशन अब्रॉड द फ्रेंच वेसल नॉटिल. This was in preparation for deep sea exploration under the upcoming Samundrayaan project, where India plans to send 3 humans to the depth of 6,000 meters by 2027. Very very important news. ये सारे फैक्ट्स आप याद रखो। 6,000 मीटर्स तक जो है इतनी डेप्थ तक जाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं समुद्रयान प्रोजेक्ट को। इसमें जो है आपके रिटायर्ड जो है जितेंद्र पाल सिंह है and R Ramesh traveled to 5,002 meter and 4,025 meter below the sea level respectively. इससे पहले ये जा चुके हैं and just as जो है एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला लर्निंग फ्रॉम द रीसेंट एक्सियम 4 मिशन विल एड इंडियाज गगनयान प्रोग्राम फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट द डाइव्स विल इन्फॉर्म द डीप सी प्रोजेक्ट। ऐसे ही जो इनकी डाइव्स हैं ये हमें डीप सी प्रोजेक्ट में जाने के लिए, उसको बनाने के लिए मदद करने वाली हैं। What does the project aim to do? With India's 11,098 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, फैक्ट याद रखना, इसमें फिगर पूरी याद करो, 11,098 लॉन्ग जो है किलोमीटर लॉन्ग हमारी कोस्ट लाइन है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्ग पुश्ड फॉर अ ब्लू इकोनॉमी विच विल हार्नेस ओशन रिसोर्सेज। ओशन रिसोर्सेज को अगर हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। एंड द डीप ओशन इज होम टू सेवरल अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स एंड योर fuel, biodiversity resources. So it is also where a crucial medium of modern global telecommunication is found in the form of undersea cables which are laid on the ocean floor. Right? Now, only a few countries such as US, Russia, China, Japan, France currently possess deep sea exploration capabilities. India will join this select group of nations with Samudra project which is among the 6 components of Deep Ocean Mission जो कि हमारा 2021 में अप्रूव किया गया था। Now, at the cost of rupees 4,077 crore over 5 years, mission will क्या करेगा? Develop technologies for deep sea mining and underwater vehicle and robotics, including your crewed submersibles also. Then develop an ocean climate change advisory service
एडवाइजरी सर्विस विद ऑब्जर्वेशन एंड मॉडल्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन करें हम कि कैसे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है. Then look for technological innovation to explore and conserve deep sea biodiversity. Deep sea biodiversity हम सारी ढूंढ पाए and conduct deep ocean survey mainly to look for mineral deposits, specifically polymetallic nodules को, which comprises layer of iron and manganese. बहुत कुछ पड़ा है वहाँ पे. Hydroxides and are found on the ocean floor. इतना सारा हमारे पास minerals की जो है wealth पड़ी है ocean floor पे, often containing materials such as nickel, rare earth and cobalt. रेयर अर्थ भी है. Develop technologies to derive energy and fresh water from ocean. Then establish an advanced marine station. हम एक marine station भी अपना बना सकें for developing capacities in ocean biology and engineering. The National Institute of Ocean Technology as the coordinating agency है is developing the submersible for the Samundrayaan project. Now, what is Matsya 6000? It's a vehicle that will take the aquanaut to deep. इस व्हीकल पे वो जाएंगे इतनी डेप्थ पे. Design somewhat like a big fish. It will comprises a personal sphere with a diameter of 2.1 meter to house the human. जहाँ पे कि वो बैठ पाएंगे. The vehicle will be capable of sustaining 3 humans. 3 लोग जा सकते हैं for 12-hour mission है. In case of emergency, system aboard can sustain them for up to 96 hours. कोई दिक्कत हो जाए तो 96 hours तक भी वो इस vehicle में रह सकते हैं. And for the initial test carrying humans to 500 meter depth, steel sphere will be used. A wet test was conducted off the coast of Chennai. चेन्नई में already February के अंदर एक wet test जो है उस पे किया जा चुका है. Now, steel, however, is not strong enough to bear the atmospheric pressure at 6,000 meter under the sea, which is 600 times on the surface. The actual personal sphere for Matsya, that is 6,000, will be made of. इसी वजह से ये स्टील की जगह पे किस चीज का बनाया जा रहा है? टाइटेनियम एलॉय होगा ये. And what are the challenges of deep sea? The depth of the ocean environmental condition are extremely inhospitable. इतना आसान नहीं होता है humans के लिए. And several factors जो है इसमें आपको ध्यान देने पड़ते हैं, जैसे कि vessel development. The first challenge is developing a vehicle capable of sustaining life in deep sea. So titanium alloy इसी वजह से use हो रहा है. 80 mm thickness है, was chosen due to its strength. But titanium is rare and not many countries were willing to share their reserves. So, M. Ravichandran, Secretary of Ministry of Earth Science, said that when we say 80 mm thickness, it has to be precisely the same across the sphere. इतना ही होना चाहिए. Even a 0.2 mm deviation could lead to collapse of the structure under such intense pressure. इतना नीचे जाओगे तो pressure नीचे जाके भी आपका increase होता है. The sphere is to be fabricated through precise technique called electron beam welding बोलते हैं इसको. Science and technology में ये चीजें भी आती हैं, right? And where a focused beam of high velocity electron melts and joins the material, Indian Space Research Organization will carry out this process. Then maintaining environment, वहाँ पे constant रख पाना. Now given that the aquanauts will be restricted to the personal sphere, life support system will be needed to maintain the environment within. Now they must ensure that oxygen level जो है वो remain constant हो at a certain level. Carbon dioxide level are managed and equipment जो है known as scrubber absorbing the harmful gas. ये सब भी वहाँ पे लगा होना चाहिए. The sphere will also be equipped with packed rebreathing oxygen system. ऑक्सीजन को दोबारा रीब्रीथ कर पाए, which will be deployed during the emergency की हालत में, and they can recirculate exhaled air after removing carbon dioxide and adding oxygen, similar to the system used in deep sea divers. Then aquanauts health. They must be physically fit to conduct mission well and handle any emergency. They also tend not to eat or drink a lot before and during the mission. ज़्यादा खा पी नहीं सकते, as they cannot access washrooms during his 9-hour long dive. जो आपका यहाँ पे स्क्वाड्रन जो saying limited जो है they have a limited diet to even some of the dry foods. In fact, dry fruits खा के भी कई बार जो है वो उनको जिंदा रहना पड़ेगा. Now acoustic communication. Now radio waves and basis of day-to-day communication cannot be used to deep sea communication. तो communication में भी देखो कितनी ज़्यादा restriction है. Acoustic telephone, special telephones हैं which carry information leading sound wave to receiver placed just underneath the surface of the water are used instead. तो ये point भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखो. Now given other countries, ठीक है,
retains to share this technology. India has developed its own, इसलिए हमने इनफैक्ट अपने खुद के ही acoustic telephone अलग से बना लिए हैं. And initial test at the harbour failed because factors such as the temperature and salinity of the water also impact its efficiency. याद रखो, इससे भी क्वेश्चन बनता है. इसमें salinity और temperature इम्पैक्ट करता है आपका acoustic telephone के ऊपर. But the indigenous acoustic phone worked well in the open ocean. लेकिन open ocean में अच्छे से ये काम करते हुए पाया गया है. So this is very easy, interesting as well as important. ये सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से लर्न करो. नेक्स्ट हमारे लिए इकोनॉमी का जो है इंपॉर्टेंट डाटा हमें मिल रहा है. वैसे तो हमें पता ही है कि ट्रम्प ने हमारे पास 50% टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारी परफॉर्मेंस इकोनॉमी में कैसी रही है, बिकॉज जो ट्रम्प का ये एक तरह से हमारे ऊपर एक हमला है, ये अटैक है, इसका रिजल्ट तो अभी विद टाइम हमें नजर आएगा, लेकिन उससे पहले तक की हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है वो हमें ये रिपोर्ट बताती है. और हमें पता है आईएएस के स्टूडेंट्स को, पीसीएस के स्टूडेंट्स को हमेशा डाटा हंग्री होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये सही है नहीं वी डोंट नो. अगर हमारी गवर्नमेंटल एजेंसीज की तरफ से ये डाटा है तो हमें इसको डेफिनेटली लर्न करना चाहिए. प्री में आपसे पूछ सकते हैं और मेंस में आप खुद से लिखना होता है, तो उसको कभी भी आप छोड़ोगे नहीं. नाउ एग्री जो हमारा स्टडी एंड मैन्युफैक्चरिंग में हमें इंक्रीज मिला और जीडीपी ने सरप्राइज किया. सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी चल रही है Q1 ग्रोथ पे, ठीक है, और इसको लेके अभी देखते हैं डाटा. नाउ स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर एक्टिविटी, सर्विसेज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है. इस वजह से हेल्प जीडीपी ग्रोथ comfortably beat expectations for the second quarter in a row. सेकेंड क्वार्टर में भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं. राइजिंग टू 5 क्वार्टर हाई दैट इज 7.8% हमारी अप्रैल टू जून 2025 की ग्रोथ है. बस ये याद करना है, अप्रैल टू जून 2025 सर्विसेज सेक्टर में 7.8% जो हमें कंप्लीट जो है जीडीपी नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री, एंड इट इज मोर देन जनवरी मार्च 2025. और जनवरी मार्च में इनफैक्ट उतना नहीं था, तब 7.4 था, अब हमारे पास जो है वो 7.8 है, और फर्स्ट क्वार्टर में ये 6.5 था. So all sectors from manufacturing to services fired the economy in the first quarter. Services growth rate was 2 years high. Farm sector जो expand किया 3.7%, manufacturing ने 7.7%, and if US trade talk जो है वर्क द मोमेंटम विल कंटिन्यू. लेकिन यूएस ट्रेड टॉक ऑब्वियसली हमारी फेल हो गई है, लेकिन फिलहाल हमारा ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें फिलहाल मिल रही है. So the rapid growth in the first quarter of the current financial year further consolidated India's position as the world's fastest growing large economy amid a particular turbulent time has seen US tariff war buffer जो है ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स. तो ये जनरल बातचीत है कि यूएस की वजह से, लेकिन अभी भी फिर हमारा अच्छा चल रहा है. बाकी लेट्स वी सी, आपको सिर्फ इसमें डाटा ध्यान रखना है. ये बात मैं आपको जो बता रही हूँ 50% टैरिफ आ चुका है, तो इसका इम्पैक्ट हम आगे जाके देखेंगे. Now earlier this month on August 6, Reserve Bank of India had forecast GDP growth to edge lower at 6.5% in April June. जो कि अप्रैल जून में उन्होंने कहा था कि जीडीपी की फोरकास्ट 6.5 है, लेकिन अभी सेकेंड क्वार्टर में 7.8 मिली हमें. इकोनॉमिस्ट फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल बैंक आल्सो एक्सपेक्टेड, वो भी 7.4 तक ही रख रहे थे. Now addressing report in the briefing, Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran, इनका नाम जरूर याद रखना, अभी तक यही है. Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran expressed optimism about government's growth forecast. तो ये हमारी जो फोरकास्ट है कि 6.3 से लेके 6.8 तक जीडीपी ग्रोथ हमारी होगी, ठीक है. करंट जो है डिस्पाइट ऑफ 50% यूएस टैरिफ में भी शायद ये सही हमें मिलेगी. तो बाकी सब स्टोरीज हैं और आपको सिर्फ इतनी सी वैल्यू जो है वो याद रखनी है. और सर्विसेज एक्टिविटी जूम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्यों सर्विसेज सेक्टर में अच्छा परफॉर्म हुआ. Sharp pickup in the growth of April-June was on the back of services sector growth hitting a 2-year high. और सर्विसेज के अंदर हमें कितना मिला है 9.3% मिला है हाई. High frequency data since the start of July is indicative of continued robust growth in services with non-official data released last week. और एक आपका HSB ने भी डाटा रिलीज किया है. एंड आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो काफी बढ़ गया है, 65.6 जो है वो हमें मिला है. And the rise in services growth in April and June was aided by broad improvement in all three components, while growth in your gross value added of trade, hotels के अंदर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही, एंड रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज टू 8.6%. देन इसी तरह से ही आपका फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज जो है पोस्टेड जीवी ग्रोथ ऑफ 9.5% एंड 7.8%. सो ये थोड़ा सा डाटा आपने लर्न करना है.
और इसके साथ ही एग्रीकल्चर के अंदर हम देखें तो सर्विसेज अपार्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आल्सो शोड योर गुड ग्रोथ. प्राइमरी मीन्स आपका दैट इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मीन्स योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, एंड योर टर्शरी दैट इज फाइनली योर सर्विसेज सेक्टर. तो प्राइमरी सेकेंडरी ने भी अच्छा किया. एग्रीकल्चर एक्सपैंड किया बाय 3.7% की है, दैट इज डबल, पिछले से हमारा डबल हो गया है, राइट. एंड योर जीवी ऑफ माइनिंग एंड क्वारिंग एक्सपेक्टेडली कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड हैवी रेनफॉल. लेकिन रेनफॉल की वजह से थोड़ा सा आपका जो है माइनिंग थोड़ा रुकी है, इस वजह से वहां पे थोड़ी कमी मिली है. द सेम रेनफॉल अबाउट ऑल्सो हिट जीवीए ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी. और इसका थोड़ा सा बुरा असर इन सेक्टर्स के ऊपर भी पड़ा है. और इसमें आप बेसिकली थोड़ा सा देखो आपको ये ग्राफ के अंदर तो रियल जीडीपी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में आप थोड़ा सा पढ़ लो, राइट. तो हमारा जो इसमें डार्क कलर वाला पार्ट है दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो तीनों ही हमें यहाँ पे डेफिनेटली अच्छे नजर आ रहे हैं. और एक्सेप्ट जो है ये दिस पार्ट दैट इज शोइंग योर ओवरऑल दिस इज योर एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो एग्रीकल्चर में जो है वो हम 3.7 पे है, राइट. तो डाटा आपको यहाँ पे दिया भी है, इसकी मदद से आप इसको रिलेट करते हुए अच्छे से स्टडी करके इसको थोड़ा कवर करके रखो. प्री में स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको पहचान कर सको, और मेंस में अगर आ जाए तो फिर आप अपने आप से उसको रेफर कर सको, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. और दो आपके जो है डेज दैट इज 29th एंड 30th के बीच पर हमने कवर कर लिए, और बहुत ही सिंपल न्यूज रही, और इम्पोर्टेंट डाटा भी आपने कवर किया. समुद्रयान दैट इज एक्वानॉट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारा कुछ लर्न करके आप रखो और रिवीजन भी करते रहो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करो.